परतंत्रता से मुक्ति की प्रक्रिया में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के अभिनव प्रयोग भले ही विश्व के परतंत्र राष्ट्रों का मार्गदर्शन करते रहे हों, मगर इसी देश में आंदोलन के कई ऐसे केंद्र हैं जिनके योगदान अब तक राष्ट्रीय समीक्षा से वंचित रहे हैं। ब्रजमंडल एक ऐसा ही क्षेत्र है जहां सन 1857 से 1947 के बीच स्वाधीनता आंदोलन की हर धड़कन प्रतिध्वनित होने के बावजूद न तो स्वामी विरजानंद व दयानंद, राधाचरण गोस्वामी और राजा महेंद्र प्रताप के योगदान की समीक्षा हुई और न ही मथुरा में सन 1857 के मंगल पांडे यानी अख्तियार खां को आधुनिक इतिहास में विद्रोह के दूसरे केंद्रों के महानायकों के समकक्ष स्थान दिया गया। जबकि ऐतिहासिक दस्तावेज साफ बयां करते हैं कि मेरठ सनसनी की बुनियाद सन 1856 में सर्वप्रथम मथुरा में रखी गई थी, जिसमें अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत को बेताब क्रांतिकारियों ने मथुरा के जंगलों में स्वामी विरजानंद के मार्गदर्शन में स्वाधीनता संघर्ष पर चिंतन किया था। उसी दौर में मई सन 1856 में स्वामी दयानंद हरिद्वार के कुंभ मेले में स्वामी विरजानंद द्वारा प्रेरित क्रांतिकारियों के अलावा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर के कुंवर सिंह, तात्या टोपे और नादौर यानी बंगाल के राजा गोविंदनाथ राय आदि का मार्गदर्शन कर स्वयं भी विद्रोह के लिए साधु समाज को एकत्रित करने का प्रयत्न कर रहे थे। इससे पूर्व दयानंद कई माह तक अज्ञातवास में रहे। उन्हें जब तक सिर्फ नर्मदा के तटीय इलाकों में देखा जाता रहा। हरिद्वार में नाना साहब को दोबारा उपदेश देते हुए स्वामी दयानंद ने कहा था, जन साधारण का नेतृत्व करना और आग से खेलना दोनों ही खतरनाक है। मामूली सी भूल से सत्यानाश हो सकता है, इसलिए संभल कर सारा काम करें। गुप्त रीति से क्रांति की सूचना सारे देश में भेज दें। इस तरह उनके निर्देश पर जंगे आज़ादी की प्रथम सूचना चपातियों के माध्यम से उत्तरी भारत में फैल गई, जिसे सर्वप्रथम गुड़गांव कलेक्टर फोर्ड द्वारा संज्ञान में लाए जाने के बाद मथुरा में 14 मई से एहतियात के बंदोबस्त शुरू हो गए थे। जिले में आसन्न गड़बड़ी की सबसे पहली सूचना 1857 के जनवरी माह के अंत में प्राप्त हुई। मार्क थॉर्नेल, जो मथुरा का कलेक्टर था, एक दिन बाहरी भ्रमण से लौटने पर उसे बिस्कुट के आकार और मोटाई की 4 रोटियां इस सूचना के साथ मिली कि गांव में एक आदमी आया था और उसने चौकीदार को ये निर्देश देकर एक रोटी दी कि वो ऐसी ही 4 रोटियां बनाकर एक एक पड़ोसी गांवों के चौकीदारों को बांट दे। ये रोटियां वही प्रसिद्ध चपातियां थीं जो विद्रोह से पूर्व उत्तरी भारत में वितरित की गई थीं और वे विद्रोहियों के लिए होने वाले विप्लव का संकेत थीं। विस्मयकारी होने के बावजूद इस प्रकरण पर कुछ समय बाद चर्चा होनी बंद हो गई और थारनेल भी छुट्टी लेकर आगरा चला गया। इसी बीच जगह जगह जिले में गड़बड़ियां होने लगीं। माठ क्षेत्र के भदनवारा गांव के बड़े जमींदार दिलदार अली खां की अपने ही किराएदारों द्वारा हत्या कर दी गई। उसके एक रिश्तेदार उमराव बहादुर को उसके ही घर में कैद कर दिया गया, जिसे बड़ी मुश्किल से मुक्त कराया जा सका। इसी दौरान और कई हत्याएं और उत्तेजनाएं फैलीं, जिनसे परेशान होकर थारनेल 29 मई को मथुरा लौटने का निश्चय कर छाता आ पहुंचा, जहां उसे मेसर्स दासवुड, लेफ्टिनेंट गवर्नर का बेटा एलियट कॉल्विन, हेड क्लर्क जॉयस और लेफ्टिनेंट गिब्बन मिले, जिन्होंने उसे ट्रेजरी गार्ड के विद्रोह के बारे में जानकारी दी। इससे पूर्व हुआ ये था कि थारनेल के मथुरा से जाने के बाद आगरा से 44वीं और 67वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मथुरा के ट्रेजरी गार्ड को कार्यमुक्त करने और सरकारी खजाना आगरा लाने के लिए भेज दिए गए थे। खजाना बैलगाड़ियों पर लादने के बाद नीम के एक पेड़ के नीचे घोड़े पर सवार 67वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट PSC बर्टन ने जैसे ही रवानगी का आदेश दिया, सूबेदार अख्तियार खान ने उससे पूछा, कहाँ? बर्टन ने उसे उत्तर दिया, आगरा, और कहाँ? तभी अख्तियार खान ने चिल्लाकर कहा, नहीं, दिल्ली को। बर्टन को खतरे की आशंका समझते देर नहीं लगी और वो जैसे ही बौखलाकर चिल्लाया, तुम धोखेबाजों! उसके पास खड़े सिपाही अख्तियार खान ने उसके सीने पर गोली चला दी। गोली सीना चीरती हुई पार हो गई और बर्टन घोड़े से गिरकर मर गया। बर्टन की मौत ने बगावत का बिगुल बजा दिया और विद्रोही सिपाहियों ने दफ्तरों में घुसकर अंग्रेजों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। जो जख्मी नहीं हुए वे बिना किसी तैयारी के खिड़कियों से कूदकर नदी की ओर भागे और शहर पहुंचकर कोतवाल से घोड़े लेकर थॉर्नहिल से मिलने छाता की ओर निकल पड़े। इधर विद्रोही सिपाहियों ने दफ्तरों समेत 2 बंगलों में आग लगा दी। तत्पश्चात जेल में बंद सिपाहियों को रिहा कराकर
खजाने के साथ दिल्ली कूच पर निकल पड़े। मथुरा से भागे अधिकारियों ने छाता में थारनेल को अभी आप बीती सुनाई ही थी। तभी उन्हें पता चला कि मथुरा खजाने के लुटेरे विद्रोही दिल्ली रोड पर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ विद्रोहियों से निपटने दिल्ली की ओर बढ़ रहे कैप्टन निक्सन, कमिश्नर जीएफ हार्वे एवं अन्य यूरोपियनों के साथ होडल में पड़ाव डाले हुए था, जहां उससे मिलने के लिए थॉर्नेल और उसके साथ के लोग गए थे। रास्ते में कोसी में थॉर्नेल ने रघुनाथ सिंह और उसके लोगों को अपने साथ में लेने की कोशिश की, लेकिन रघुनाथ सिंह ने थॉर्नेल के साथ जाने और बंदूकें देने से साफ मना कर दिया। थॉर्नेल की पार्टी जैसे ही होडल पहुंची, कैप्टन निक्सन ने आगे बढ़ रहे विद्रोहियों को रोकने के लिए तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन अब भरतपुर की पूरी फौज ने विद्रोह कर दिया और उनके सम्मान में कैप्टन निक्सन की अपील भी काम न कर सकी। परिणामतः सभी यूरोपियन भाग जाने पर मजबूर हो गए। कैप्टन निक्सन और दूसरे लोगों ने दिल्ली से पहले मौजूद सेना की ओर बढ़ने का फैसला कर लिया। इसी बीच थॉर्नेल मुख्य क्लर्क जॉयस और 23 सुरक्षा कर्मियों के साथ मथुरा की ओर चल पड़ा। पहले उन्हें स्थिति नियंत्रण से इतनी बाहर लगी कि उसे संभाल पाना मुश्किल लगा, इसलिए थॉर्नेल 1 जून को आगरा चला गया। आगरा में थॉर्नेल बहुत दिनों तक नहीं रह सका। लेफ्टिनेंट गवर्नर की राय से उसने उन स्वयं सेवकों को एकत्रित किया जिन्हें उसने तुरंत वापस मथुरा भेजकर स्वयं भी जॉयस के साथ वहीं लौट आया। इसी बीच थॉर्नेल ने भरतपुर कंटिंजेंट का समर्थन प्राप्त कर शहर के आसपास खतरनाक विद्रोहियों पर दबाव बनाने में सफलता प्राप्त कर ली, जिससे मथुरा में कुछ समय के लिए शांति छा गई। 12 जून को मथुरा शहर में सैनिक कानून घोषित कर दिया गया और थॉर्नेल की मदद के लिए 14 जून को कैप्टन डेनिस के अधीनता में कोटा कंटिंजेंट भी आगरा से मथुरा आ पहुंची। कोटा कंटिंजेंट ने थॉर्नेल को त्वरित कार्रवाई करने में बहुत मदद पहुंचाई। विशेषकर राया कस्बा भारी गड़बड़ी का स्थल था और देवी सिंह द्वारा पूरी तरह लूटा जा चुका था। राया को लूटकर देवी सिंह ने स्वयं को राजा भी घोषित कर दिया था। कैप्टन डेनिस इस दिशा में थॉर्नेल के साथ आगे बढ़ा। देवी सिंह अपने साथियों समेत बड़ी वीरता से लड़ा, किंतु अंततोगत्वा वो गिरफ्तार हुआ और उसे वहीं फांसी पर चढ़ा दिया गया। 6 जुलाई को आगरा के बाहर शाहगंज कांड के बाद मथुरा पहुंचे नीमच और मुरार के विद्रोहियों का स्वागत किया गया। थॉर्नेल यद्यपि सादाबाद और महावन में शांति स्थापित करने में कामयाब रहा, किंतु आगरा में जैसे ही विद्रोह होने की खबर मिली, सादाबाद के आसपास का पूरा इलाका भड़क उठा और उसने तहसील व थाने को लूट लिया। इस विद्रोह का नेतृत्व देवकरण ने किया। इसके बावजूद इस इलाके में जमींदारी व्यवस्था लागू किए जाने के फलस्वरूप राजस्व की अदायगी होती रही। 26 सितंबर को दिल्ली से वापसी पर विद्रोही फिर मथुरा होकर गुजरे। इस बार मथुरा वृंदावन में उनका सप्ताह भर पड़ाव रहा। इस दौरान कुछ एक छिटपुट घटनाओं को छोड़कर विद्रोहियों के नेता व नीमच के सूबेदार हीरा सिंह के चलते स्थिति शांतिपूर्ण बनी रही और मथुरा में तो कुछ दिनों तक नियमित सरकार भी कायम रही। कलेक्टर की अदालत के मुख्य अधिकारियों में सदर कानूनगो रहमतुल्लाह खां, सरिस्टादार मनोहर लाल और मुहर्रिर वजीर अली से जबरन नए शासन के आदेश जारी करवा दिए गए। उसी दौरान चौक बाजार क्षेत्र की जामा मस्जिद में मौलवी करामत अली को दिल्ली सम्राट बहादुर शाह जफर का वजीर घोषित कर दिया गया, मगर करामत अली की वजारत कुछ दिनों का खिलौना ही साबित हुई, क्योंकि मुकदमे के दौरान उसने माफ़ी मांगकर अपना पीछा छुड़ा लिया। पड़ाव के दौरान चौबे समाज विद्रोहियों का हमदर्द बनकर उनकी आवभगत में लगा रहा। अपनी बंदूकों से मथुरा वृंदावन को धमकाने और चंदा वसूलने के बाद विद्रोही हाथरस और बरेली की ओर बढ़ चले। तब तक थॉर्नेल भी 5 अक्टूबर को आगरा से कुछ सैनिकों को लेकर सादाबाद लौट आया। वहां उसने विद्रोहियों के नेता देवकरण को फांसी पर चढ़ा दिया। कुछ ही समय बाद सिकंदर बेग की पहचान पर दिल्ली में अख्तियार खां को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 4 मार्च 1858 को मथुरा में कार्यवाहक मजिस्ट्रेट I.K. बेस्ट की अदालत में फांसी का हुक्म दे दिया गया। इस तरह ब्रज के स्वाधीनता संघर्ष की ये अमर गाथा उपेक्षा के चलते कोई स्मृति अवशेष नहीं छोड़ सकी। ब्रज के मंगल पांडे यानी अख्तियार खां की याद में न तो कोई स्मारक बन सका और न ही स्वाधीनता का संग्रहालय। जंगे आज़ादी की मूक गवाह रही इमारतें ढह गईं, जबकि अंग्रेजों ने बर्टन की अभिलिखित कब्र उसी जगह बनवाई जहां की उसकी हत्या की गई थी। मगर अफसोस है कि ब्रज के मंगल पांडे यानी अख्तियार खां को आज़ादी के बाद भी याद करना मुनासिब नहीं समझा गया। यहाँ तक कि वर्ष 2007 में स्वाधीनता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ पर भी अख्तियार खां का नाम तक नहीं जाना गया।